हेलो एवरीवन, अध्ययन कक्ष में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम साइकोलॉजी एमसीक्यू सीरीज का नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, रिलेटिवली परमानेंट एंड लर्न्ड इवेल्युएशन इन फेवरेबल और अनफेवरेबल वे इज। तो आपको बताना है कि फेवरेबल या फिर अनफेवरेबल तरीके से अपेक्षाकृत स्थायी या फिर लर्न इवेल्युएशन करना क्या कहलाता है। तो इस चीज को हम एटीट्यूड कहते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, एटीट्यूड। आपको याद रखना है कि जो एटीट्यूड है वो किसी ऑब्जेक्ट या फिर पर्सन या फिर किसी सिचुएशन की फेवरेबल या फिर अनफेवरेबल तरीके से एक अपेक्षाकृत स्थायी या फिर लर्न इवेल्युएशन होती है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, एटीट्यूड। Next question is, during pre-conventional level, morality is on the basis of। तो आपको बताना है कि प्री कन्वेंशनल लेवल ऑफ मोरालिटी के दौरान जो हमारी नैतिकता है, मोरालिटी है, वो किस पर आधारित रहती है। तो जो आपकी प्री कन्वेंशनल लेवल है, इस समय के दौरान जो हमारी मोरालिटी है वो पनिशमेंट या फिर रिवॉर्ड पर आधारित होती है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following is not part of ऑपरेंट कंडीशनिंग प्रोसीजर। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑपरेंट कंडीशनिंग प्रोसीजर का पार्ट नहीं है। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर जो ऑपरेंट कंडीशनिंग का पार्ट नहीं है वो है आपका ऑप्शन ए, इमिटेशन लर्निंग। जो आपका इमिटेशन लर्निंग है आपका सोशल लर्निंग थ्योरी और ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का पार्ट है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो इमिटेशन लर्निंग है वो किसका पार्ट है, वो आपका सोशल लर्निंग थ्योरी का पार्ट है। बाकी यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हैं, ओमिशन लर्निंग, रिवॉर्ड लर्निंग, पनिशमेंट लर्निंग, ये सभी आपके ओपन कंडीशनिंग प्रोसीजर के पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच मेथड इज नॉट अ प्रोजेक्टिव मेथड ऑफ पर्सनैलिटी मेजरमेंट। तो आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा मेथड पर्सनैलिटी को मेजर करने का प्रोजेक्टिव मेथड नहीं है। तो हम जानते हैं कि दिए गए ऑप्शंस में से जो प्रोजेक्टिव टेक्निक नहीं है वो है आपका ऑप्शन सी, क्वेश्चनियर, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स हैं वो कौन कौन सी है। इसमें आपका TAT यानी थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट आता है, रोसार्च इंकब्लॉ टेस्ट आता है, और जो सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट है वो भी आपका प्रोजेक्टिव मेथड में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स वॉज प्रपोज्ड बाय। तो आपको बताना है कि ये जो टर्म है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, इसे किसने दिया है। तो हम जानते हैं कि ये जो टर्म है इसे कार्ल जुंग ने दिया है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, कार्ल जुंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द लॉ ऑफ इफेक्ट इज कंसर्न विद द इफेक्ट्स ऑफ। तो आपको बताना है कि जो प्रभाव के नियम यानी लॉ ऑफ इफेक्ट हैं उनका कंसर्न किससे होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो लॉ ऑफ इफेक्ट हैं वो इस चीज से प्रभावित होते हैं कि हमारे बिहेवियर पर रिवॉर्ड और पनिशमेंट का क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इफेक्ट होता है, ये इस चीज से कंसर्न होते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट ऑन बिहेवियर। तो आपको याद रखना है दैट लॉ ऑफ इफेक्ट इज कंसर्न विद द इफेक्ट्स ऑफ रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स ऑन बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द फादर ऑफ प्रोजेक्ट मेथड इन टीचिंग। तो आपको बताना है कि प्रोजेक्ट मेथड के जनक कौन है। तो हम जानते हैं कि जो प्रोजेक्ट मेथड है इसके जनक किलपैट्रिक है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, किलपैट्रिक। Next question is, इंट्रोस्पेक्शन वॉज रिजेक्टेड बिकॉज इट वॉज ट्रू। तो आपको बताना है कि जो इंट्रोस्पेक्शन मेथड है उसको किस वजह से रिजेक्ट कर दिया गया था। तो हम जानते हैं कि जो आपका इंट्रोस्पेक्शन मेथड है ये काफी ज्यादा सब्जेक्टिव था, तो उस वजह से इस मेथड को रिजेक्ट कर दिया गया। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, सब्जेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द कॉन्सेप्ट ऑफ IQ वॉज फर्स्ट गिवन बाय। तो आपको बताना है कि जो IQ का कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले किसने दिया है। तो जो IQ का कॉन्सेप्ट है उसे विलियम स्टर्न ने दिया है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, विलियम स्टर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ह्यूमनिस्टिक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी इज एडवोकेटेड बाय। तो आपको बताना है कि जो पर्सनैलिटी की ह्यूमनिस्टिक थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई है, उसकी वकालत किसने की है। तो हम जानते हैं कि जो ह्यूमनिस्टिक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी है उसे अब्राहम मैस्लो ने दिया है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, मैस्लो।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज लर्निंग डिसेबिलिटी इन मोटर स्किल्स इज कॉल्ड। तो पूछा गया है कि जब भी हमें मोटर स्किल्स को परफॉर्म करने में डिफिकल्टी आती है तो ये जो लर्निंग डिसेबिलिटी है इसको हम क्या कहते हैं। तो ये जो लर्निंग डिसेबिलिटी है इसको हम डिस्प्रैक्सिया कहते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए डिस्प्रैक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रुप फैक्टर थ्योरी इज रिलेटेड टू। तो आपको बताना है कि जो ग्रुप फैक्टर थ्योरी है वो किससे जुड़ी हुई है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो ग्रुप फैक्टर थ्योरी है यह आपकी इंटेलिजेंस की थ्योरी है और इस थ्योरी को थ्रस्टन ने दिया है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी थ्रस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इफेक्टिव वे ऑफ टीचिंग प्रोनाउंसिएशन ऑफ न्यू वर्ड्स इन क्लासरूम इज। तो पूछा गया है कि कक्षा में नए शब्दों की प्रोनाउंसिएशन सिखाने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है। तो हम जानते हैं कि प्रोनाउंसिएशन को सिखाने का जो सबसे बेहतर तरीका है वो है ओरल ड्रिल्स। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी ओरल ड्रिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु सेड दिस द बाउंड्रीज ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी आर अनलिमिटेड एंड चेंजिंग। तो आपको बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी की सीमाएं अनलिमिटेड और चेंजिंग है ये किसके द्वारा दी गई है। तो ये जो स्टेटमेंट है इसे गेट्स ने दिया है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी गेट्स। Next question is which method of research contributes most to the advancement of educational psychology as a science। तो आपको बताना है कि वो कौन सा रिसर्च मेथड है जिसने एजुकेशनल साइकोलॉजी को एज ए साइंस के रूप में बढ़ावा देने के लिए सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। तो हम जानते हैं कि जिस रिसर्च मेथड का योगदान सबसे ज़्यादा रहा है वो है आपका ऑप्शन बी एक्सपेरिमेंटल मेथड। Next question is according to Piaget, children can reason about hypothetical entities in the dash stage। तो आपको बताना है कि पियाजे के अनुसार वो कौन सी स्टेज है जहां पर बच्चे hypothetical entities के बारे में रीजन करते हैं तर्क करते हैं। तो हम जानते हैं कि ये जो स्टेज है ये आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चिल्ड्रन विद ADHD हैव डिफिकल्टी। तो आपको बताना है कि ऐसे बच्चे जिन्हें ADHD यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होता है उन्हें किस चीज़ में मुश्किल होती है। तो हम जानते हैं कि ऐसे बच्चों में अटेंशन की कमी होती है मतलब कि वो एक जगह पर अपना ध्यान मेंटेन करके नहीं रख सकते हैं ठीक है। और वो काफ़ी ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं तो उन्हें उनके बिहेवियर को कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो आपको याद रखना है कि ऐसे बच्चों को अपने एक्टिविटी लेवल को रेगुलेट करने में अपने इम्पल्सिव बिहेवियर को कंट्रोल करने में और अटेंशन को मेंटेन करने में उन्हें डिफिकल्टी होती है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासिकल कंडीशनिंग इज। तो आपको बताना है कि जो क्लासिकल कंडीशनिंग है वो क्या है। तो हम जानते हैं कि जो क्लासिकल कंडीशनिंग है वो एक तरह की एसोसिएटिव लर्निंग है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए एसोसिएटिव लर्निंग। आपको याद रखना है कि जो क्लासिकल कंडीशनिंग है यहाँ पर हम स्टिमुलस को रिस्पॉन्स के साथ एसोसिएट करके चीज़ों को लर्न करते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए एसोसिएटिव लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is true for the process of growth and development। तो आपको बताना है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट के प्रोसेस के लिए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो दिए गए ऑप्शंस में से जो सही स्टेटमेंट है वो है आपका ऑप्शन ए दैट बोथ आर नेचुरल प्रोसेसेस। तो आपको याद रखना है कि जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो आपके नेचुरल प्रोसेस हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म। तो आपको बताना है कि जो थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म है वो किसने दी है। तो हम जानते हैं कि जो थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म है वो आपकी थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर है। और इस थ्योरी को किसने दिया है, इस थ्योरी को E.L. थॉर्नडाइक ने दिया है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी E.L. थॉर्नडाइक। इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।